अध्याय 9 दूसरे दर्जे का शिखर। आगे बढ़ो। झाओ कुन को लगा जैसे उसने गलत सुना है। क्या ये वही झाओ फैंग था जो पहले था? ये जैसे ही उसकी नजर झाओ फैंग पर पड़ी, उसका भाव बदल गया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने आश्वस्त हो। ऐसा लगता है कि तुम मार्शल पद की दूसरी पंक्ति तक पहुंच गए हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास बस इतना ही है तो बेहतर होगा कि तुम अभी माफी मांगना शुरू कर दो। झाओ कुन को झाओ फैंग के मार्शल पद के दूसरे रैंक से थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन इससे उनकी योजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि झाओ फैंग कुछ समय पहले ही दूसरे स्थान पर पहुंचे थे और झाओ कुन स्वयं 1 या 2 साल पहले दूसरे स्थान के शिखर पर पहुंचे थे। उनमें उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट कौशलता भी थी। कृपया बकवास बंद करो, मेरा समय सीमित है, झाओ फैंग ने ठंडे स्वर में कहा। बच्चे, घमंडी मत बनो। झाओ कुन ने अचानक अपने चारों अंगों और शरीर को एक अजीब मुद्रा में मोड़ दिया और एक जहरीले सांप की तरह झाओ फैंग की ओर डस लिया। एक झटके में झाओ कुन ने अपने जहरीले सांप के 13 परिवर्तन का इस्तेमाल किया। गति और शक्ति के मामले में ये झाओ फैंग से कहीं आगे निकल गया। झाओ कुन ने संभवतः पहले ही जहरीले सांप के 13 परिवर्तनों को निम्न स्तर तक प्रशिक्षित कर लिया है। तीरंदाजी के मैदान पर झाओ यूफेई का चेहरा भावुक और थोड़ा हैरान था। संप्रदाय की प्रतिभाओं में से एक होने के नाते उसे स्पष्ट रूप से संप्रदाय से बड़ा समर्थन प्राप्त था और इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट कौशल तक पहुंच प्राप्त थी। किसी कौशल का दर्जा जितना ऊंचा होता था, उसमें प्रशिक्षण लेना उतना ही कठिन होता था। एक बार जब उच्च रैंक के कौशल को निम्न स्तर तक प्रशिक्षित कर दिया जाता है, तो शक्ति उस समय की तुलना में अधिक मजबूत हो जाती है जब किसी मध्यम रैंक के कौशल को उच्च स्तर तक प्रशिक्षित किया जाता है। क्या स्पीड है? नुकसान पहले से कम 50% ज्यादा है। झाओ फैंग भी झाओ कुन से आश्चर्यचकित था, लेकिन उसकी बाईं आंख की प्रतिक्रिया गति अभी भी झाओ कुन की चाल का मार्ग देख सकती थी। गुस्से में ड्रैगन नदी को पलट रहा है, झाओ फैंग जोर से चिल्लाया और दोनों पैर नीचे की ओर पटक दिए। वायु प्रक्षेपण श्वास तकनीक के तहत उसने अपनी शक्ति अपनी दोनों भुजाओं में डाल दी। झाओ कुन को अचानक एहसास हुआ कि प्रतिद्वंद्वी की शक्ति तेजी से बढ़ गई थी, और फिर वह और अधिक हैरान हो गया क्योंकि झाओ फैंग ने एंग्री ड्रैगन फ्लिपिंग द रिवर में और भी अधिक शक्ति लगा दी। एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स का तीसरा रुख एंग्री ड्रैगन नदियों को पलट रहा है। उस समय झाओ फैंग एक ड्रैगन की तरह था क्योंकि उसकी मुठ्ठियां नीचे की ओर मुड़ी हुई थीं। पहले मुके से झाओ कुन का शरीर कांप उठा और लगभग उसके मुंह से खून निकलने लगा। उनकी रचना द 13 चेंजेस ऑफ द पॉइजनस स्नैक चालाकी और लचीलेपन के बारे में थी। इसकी खासियत सीधे लड़ने में नहीं थी। हालांकि झाओ फैंग की मुट्ठियों को ऐसा लगता था जैसे उन्हें पता था कि वह कहां जाने वाला है और वे हमेशा उसकी कमजोर जगहों पर वार करती थीं। पेह वायु प्रहार श्वास तकनीक का उपयोग करते हुए झाओ फैंग ने पहले ही गुस्से में ड्रैगन को नदी में उछालने का उच्च स्तर तक प्रशिक्षण दे दिया था। झाओ कुन को उस असाधारण शक्ति का झटका लगा और वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी बाहें सुन्न हो गईं और उसके मुंह से खून रिस रहा था। यू हैव लॉस्ट। झाओ फैंग लड़ाई के मैदान से बाहर निकल गया। जब वे लड़ रहे थे, झाओ फैंग ने अपनी बाईं आंख से झाओ कुन के आक्रमण के तरीके साफ देखे थे। उसने झाओ कुन की उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट में कुछ त्रुटियां भी देखी थीं, जिसका मतलब था कि उसे अभी और निखारना बाकी था। झाओ फैंग ने महसूस किया कि एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स और एयर पुशिंग ब्रीदिंग तकनीक एक साथ अकल्पनीय डिग्री तक समन्वित हैं। ये पहले से ही कुछ तीसरे रैंक के लोगों को हरा सकता है। ये कैसे संभव है? मेरा कौशल उच्च श्रेणी का है, झाओ कुन जमीन पर रेंगते हुए चिल्लाया। पूरी लड़ाई केवल 2 सांसों तक ही चली। एक चाल। झाओ कुन हार गया। धनुर्विद्या के मैदान में मौजूद शिष्य स्तब्ध होकर देख रहे थे। यद्यपि उनकी रैंक समान थी, फिर भी एक ही चाल में जीतना अतिशयोक्ति थी, विशेषकर तब जब हारने वाले ने उच्च रैंक कौशल का उपयोग किया हो। जैसे ही उसने झाओ फैंग को अपनी आंखों से दूर भेजा, झाओ यूफेई ने धीरे से कहा, मुझे एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स पता है। ये संप्रदाय के भीतर एक शक्तिशाली चाल है और उच्च श्रेणी के कौशल के बराबर हो सकती है, लेकिन इसे सीखना बहुत कठिन है। मुझे लगता है कि वह एक और कौशल का भी प्रशिक्षण लेता है और एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स के साथ इसका उपयोग करता है, जिससे शक्ति लगभग दोगुनी हो जाती है। बहन यूफेई, झाओ कुन कैसे हार गया जब उसकी साधना और कौशल दोनों उच्च थे? उसके बगल में बैठी एक लड़की ने पूछा। चालें मर चुकी हैं, लेकिन लोग जिंदा हैं। झाओ कुन ने जहरीले सांप के 13 बदलावों का इस्तेमाल बेहद खराब तरीके से किया है और उसने सिर्फ पहली 3 चालें ही सीखी हैं, जो उसके बड़े भाई झाओ गान से कोसों दूर है।
इसके अलावा उसकी युद्ध चेतना झाओ फैंग के आसपास भी नहीं है। झाओ यूफेई ने कुछ देर रुककर कहा, इसके अलावा झाओ फैंग ने 2 ऐसे कौशल सीखे हैं जो उच्च श्रेणी के कौशल के बहुत करीब हैं और उन्हें बहुत ऊंचे स्तर तक प्रशिक्षित किया है। इन 2 कौशलों के इस्तेमाल से उसकी ताकत झाओ कुन से भी ज्यादा हो गई है। लड़की ने झाओ यूफी के विश्लेषण को सुनने के बाद कहा, झाओ फैंग बहुत मजबूत है। हाँ, जाहिर है झाओ कुन का भाई झाओ गान बाहरी शिष्यों में 5वें स्थान पर है। हमें बस यह नहीं पता कि वह अपने भाई को बदला लेने में मदद करेगा या नहीं। ... इतनी परेशानी। झाओ फैंग ने अपना सिर हिलाया और मार्शल आर्ट क्षेत्र छोड़ दिया। बाद में वह संप्रदाय में एक खुले जंगल में पहुंचे। वह यहाँ सबसे रहस्यमय फुटवर्क कौशल लाइटली फ्लोटिंग फेरी का प्रशिक्षण लेने आए थे। इसमें कोई शक नहीं कि लाइटली फ्लोटिंग फेरी उनके पास मौजूद सभी कौशलों में सर्वोच्च स्थान पर थी। समस्या ये थी कि यह आंशिक रूप से खराब हो चुकी थी और इसे सीखना बहुत कठिन था। जब एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स और एयर पुशिंग ब्रीदिंग तकनीक का एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो नुकसान जबरदस्त होता है। मुझे बस यह नहीं पता कि लाइटली फ्लोटिंग फेरी कैसी होगी। झाओ फैंग उम्मीदों से भरा था। उसी दिन उन्होंने लाइटली फ्लोटिंग फेरी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जब उसने ध्यान केंद्रित किया तो उसकी बाईं आंख के काले आयाम के अंदर की धुंधली हरी चमक तेजी से घूमने लगी। झाओ फैंग ने महसूस किया कि हालांकि लाइटली फ्लोटिंग फेरी की कुछ चालें उसके दिमाग में अंकित हो गई थीं, जिससे उसे समझने में आसानी हुई, लेकिन इसे सीखना एंग्री ड्रैगन फिस्ट या एयर पुशिंग ब्रीदिंग तकनीक जितना सरल नहीं था। हल्के से तैरने वाली नौक को सीखना मध्य श्रेणी के शीर्ष कौशल की तुलना में कम से कम 2 से 3 गुना अधिक कठिन है। कौशल की तुलना करने के बाद यह निष्कर्ष दिया गया। यद्यपि यह कठिन था, फिर भी वह इससे परेशान नहीं हुआ। झाओ फैंग को शुरुआती स्तर पर लाइट फ्लोटिंग फेरी के पहले 1/4 भाग को समझने में केवल 2-3 दिन लगे। उन्होंने प्रारंभिक स्तर हासिल करने के लिए केवल 6 दिनों का उपयोग किया। सामान्य कौशल में 4 रैंक थे जो इस बात पर निर्भर करते थे कि व्यक्ति उसमें कितना प्रशिक्षित है। ये थे शुरुआती, निम्न, उच्च और शिखर स्तर। शुरुआती स्तर अधिकतम कौशल के 30% के बराबर है। निम्न स्तर 50% के बराबर था। उच्च स्तर 70% के बराबर था। शिखर स्तर 90% या उससे अधिक के बराबर था। एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स की तरह झाओ फैंग ने इसे आसानी से उच्च स्तर तक प्रशिक्षित किया। लाइटली फ्लोटिंग फेरी को भी उसी समय में शुरुआती स्तर तक प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन ये कौशल का केवल पहला 1/4 हिस्सा था। झाओ फैंग का शरीर चमक उठा, उसका शरीर पक्षी की तरह हल्का हो गया और वह हवा में 4-5 मीटर ऊपर तैरने लगा। टेंग टेंग उसके पैर शाखाओं से टकराए और उड़ते समय उसे अद्भुत अनुभूति हुई। उस समय झाओ फैंग एक पक्षी की तरह था जो खुशी से जंगल में उड़ रहा था। मैंने केवल शुरुआती स्तर तक ही लाइटली फ्लोटिंग फेरी का प्रशिक्षण लिया है, लेकिन इसकी गति उच्च स्तर तक प्रशिक्षित अधिकांश मध्यम श्रेणी के कौशलों से कहीं अधिक है। यह देखा जा सकता है कि लाइटली फ्लोटिंग फेरी अधिकांश उच्च रैंक वाले मार्शल आर्ट कौशल से कहीं आगे निकल गई। जब अतिरिक्त समय मिला तो झाओ फैंग ने किताब के बाकी हिस्से को धीरे धीरे पढ़ना नहीं भूला। अब तक उसने आखिरी 3/4 का 1/3 यानी 1/4 हिस्सा पढ़ लिया था। एकमात्र समस्या ये थी कि ऐसा करने के लिए बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। इसका मतलब ये था कि अब लाइटली फ्लोटिंग फेरी का आधा हिस्सा सीखा जा सकता था। लाइटली फ्लोटिंग फेरी के शुरुआती स्तर पर पहुंचने के बाद झाओ फैंग ने फिर से एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स और एयर पुशिंग ब्रीदिंग तकनीक का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि यद्यपि लाइटली फ्लोटिंग फेरी एक उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट कौशल थी, लेकिन इससे केवल उनके पैरों के काम में मदद मिली और उनकी साधना में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई। हल्के से तैरने वाली नौक जैसे उच्च श्रेणी के कौशल में प्रशिक्षण लेने के बाद और फिर क्रोधित ड्रैगन मुट्ठी और वायु धक्का श्वास तकनीक के प्रशिक्षण पर वापस जाने के बाद झाओ फैंग ने महसूस किया कि यह आसान और सहज हो गया था। 2 दिन बाद वायु प्रवेश श्वास तकनीक तीसरे स्तर तक पहुंच गई थी। क्रोधित ड्रैगन मुट्ठी चरम स्तर पर पहुंच गई थी। इस समय झाओ फैंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने शरीर में शक्ति का संचार महसूस किया। उसकी ताकत उस समय की तुलना में 50% से भी ज्यादा बढ़ गई थी जब वह पहली बार दूसरे स्थान पर पहुंचा था। उनकी बाईं आंख के अंदर धुंधली हरी चमक की त्रिज्या 67 सेमी से 98 सेमी तक फैल गई थी। लगता है मेरी साधना दूसरे दर्जे के शिखर पर पहुंच गई है। तीसरे दर्जे तक पहुंचने के लिए मुझे बस एक कदम और चलना है। झाओ फैंग ने गहरी सांस ली और अपनी उत्तेजना को नियंत्रित किया। उन्हें दूसरे स्थान पर पहुंचे अभी आधा महीना ही बीता था। खेती की यह गति बहुत ही आश्चर्यजनक थी।
जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि वायु प्रवेश श्वास तकनीक तीसरे स्तर पर पहुंच गई। एक बार जब वायु प्रहार श्वास तकनीक तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंच गई तो मार्शल पथ की आंतरिक शक्ति को समझने का अवसर मिला, और यही एक सच्चा मार्शल कलाकार बनने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु था। झाओ फेंग ने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी तेजी से वायु प्रवेश श्वास तकनीक के तीसरे स्तर तक पहुंच जाएगा। इससे उसकी ताकत दूसरे रैंक के लोगों से कहीं ज्यादा हो गई। अब उसकी तुलना तीसरे रैंक के व्यक्ति से की जा सकती थी। केवल आधे महीने के प्रयोग से झाओ फेंग की ताकत दोगुनी हो गई थी। ये सब रहस्यमयी आंख के कारण हुआ। झाओ फेंग का मानना था कि उनका सामान्य भाग्य बदल रहा था। उस रात झाओ फेंग ने अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित करना शुरू कर दिया। उनका पहला लक्ष्य 1.5 महीने बाद होने वाली पारिवारिक प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करना था। उस समय वह झाओ यीजियन को निष्पक्ष रूप से हरा देगा और सन फेदर सिटी के असली प्रतिभाशाली खिलाड़ी के साथ मुकाबला करेगा। मेरी बाईं आंख में परिवर्तन से मुझे उच्च स्तर की समझ प्राप्त करने में सहायता मिली है, और संप्रदाय में प्रतिभाशाली बनने से मुझे रोकने वाली एकमात्र चीज है साधना संसाधन। झाओ फेंग ने विश्लेषण किया। जब से वह अपनी बाईं आंख से जुड़ गया उसकी मानसिक ऊर्जा और विश्लेषण की गति बढ़ गई। वह और भी शांत हो गया। एकमात्र समस्या ये थी कि खेती के संसाधन कैसे प्राप्त किए जाएं। झाओ फेंग की साधना की गति तेज थी, लेकिन फिर भी दूसरे रैंक के शिखर को तोड़ना कठिन था। हालांकि यदि उसके पास पर्याप्त संसाधन हो तो इस बाधा को आसानी से तोड़ा जा सकता है। समझ गया। झाओ फेंग की आंखें चमक उठी और जल्द ही उसे एक विचार सूझा। उसके होठों पर आत्मविश्वास